हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैप्टर 5 में कल हम पढ़ रहे थे सेलों का संयोजन। सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन हम पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सेलों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, अगर दो या दो से अधिक सेल हैं तो सेम टर्मिनल्स, जैसे सभी सेलों के धनात्मक टर्मिनल्स एक बिंदु पर जुड़ते हैं और ऋणात्मक टर्मिनल्स एक बिंदु पर जुड़ते हैं, तो इस प्रकार का जो संयोजन है उसे हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो सेल हैं, एक का विद्युतवाहक बल ε1, दूसरे का विद्युतवाहक बल ε2 है तथा उनके आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः r1 व r2 है। ओके, तो दोनों का समांतर क्रम संयोजन हम किस प्रकार से करेंगे वो डायग्राम से समझते हैं। यस, स्टार्ट करते हैं। ये एक सेल है, इसका विद्युतवाहक बल है ε1, इसका आंतरिक प्रतिरोध है r1। ये एक सेल हो गया। ये सेल जुड़ा हुआ है समांतर क्रम में और दूसरे सेल के साथ जिसका विद्युतवाहक बल है ε2 और इसका आंतरिक प्रतिरोध है r। और ये जो संयोजन है, ये संयोजन किसी बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से होता है। इस प्रकार परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। ये धारा I है, ये धारा I है। करेक्ट। दो सेल हैं, ये दूसरा सेल, ये पहला सेल। ये जो संयोजन है वो कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। इसका धन टर्मिनल और इसका धन टर्मिनल इस बिंदु पर आकर संयोजित हो रहे हैं, इसका ऋण टर्मिनल और इसका ऋण टर्मिनल इस बिंदु पर संयोजित हो रहे हैं। तो परिभाषा अनुसार समांतर क्रम संयोजन क्या है? दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें समान ध्रुवता वाले टर्मिनल एक बिंदु पर जुड़ते हैं या एक बिंदु पर जुड़े हों, तो इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब हम इस संयोजन के लिए तुल्य विद्युतवाहक बल तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। यस, मान लो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर V है, राइट? तो इस सेल के सिरों के मध्य विभवांतर कितना होगा? V होगा। और दूसरे सेल के सिरों के मध्य विभवांतर यहां भी V होगा, क्योंकि हमें पता है विभवांतर जो लेते हैं हम वो दो बिंदुओं के मध्य लेते हैं। तो इस सेल के लिए भी वही बिंदु है, इस सेल के लिए भी वही बिंदु है और R के सिरे भी उन्हीं बिंदुओं से जुड़े हैं। तो दोनों सेल तथा R के सिरों पर विभवांतर का मान समान है। करेक्ट। और ये परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। करेक्ट। तो ये जो संयोजन है वो कहलाता है समांतर क्रम संयोजन और इसे बाह्य परिपथ में बाह्य लोड R से जोड़ा गया है। अब जो धारा है I धारा यहां प्रवेश कर रही है, लेकिन यहां और यहां पर ये दोनों प्रतिरोध अलग अलग हैं। तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन जब हमने पढ़ा था, जब धारा दो शाखाओं में विभाजित होती है तो धाराओं के मान अलग अलग होंगे। तो यहां धारा मान लो I1 है और यहां धारा मान लीजिए I2 है। I धारा इस बिंदु पर प्रवेश कर रही है और यहां से दो शाखाओं में विभाजित हो रही है।
तो I का मान I1 प्लस I2 के तुल्य होगा। यहां भी धारा I1 होगी और यहां धारा भी I2। तो I1 और I2 मिलके वापस I हो रहे हैं और यहां I1 में I2 में विभाजित हो रही है। तो परिपथ में कुल धारा अगर I है तो I का मान I1 प्लस I2 के तुल्य है। तो प्रत्येक सेल से प्रवाहित धारा I1 और दूसरे सेल से धारा I2 है, कुल धारा I है, तो इनके मध्य जो संबंध होगा वो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 है। कुल धारा I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। करेक्ट? ये इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने V में विद्युत वाहक बल में और आंतरिक प्रतिरोध में एक संबंध स्थापित किया था, V इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस आई आर। V इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस आई आर। अब हमारे पास दो सेल हैं, इन दोनों सेलों के लिए हम दो इक्वेशंस प्राप्त करते हैं, ये वाला, राइट? तो प्रथम सेल के लिए जिस सेल का विद्युत वाहक बल S11 है उसके लिए हम ये संबंध लिखते हैं, V इक्वल्स टू S11 माइनस I1 R। देखिए इसकी टर्मिनल वोल्टा कितनी है V, ये जो वोल्टा है V वही इस सेल की वोल्टा है। इसकी जो टर्मिनल वोल्टा है वो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के तुल्य होगी क्योंकि सेल बाह्य परिपथ में जुड़ा हुआ है, करेक्ट? तो V इक्वल्स टू S11 माइनस I1 R1। इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? I1, और इसका विद्युत वाहक बल है एप्सिलॉन 1, करेक्ट? इसी प्रकार दूसरे सेल के लिए V इक्वल्स टू, पहले हम इससे I1 की वैल्यू निकाल लें। यहां से देखिए I1 का मान क्या होगा? V I1 R1 इक्वल्स टू S11 माइनस V। I1 इक्वल्स टू S11 माइनस V अपॉन R1। ये इक्वेशन करेक्ट। ये I1 की वैल्यू हमने क्यों निकाली है? इस समीकरण में पुट करने के लिए। इसी प्रकार दूसरे सेल के लिए V इक्वल्स टू S02 माइनस I2 R2। इस संबंध का उपयोग करते हुए इसी प्रकार अगर I2 का मान निकालें तो वो क्या होगा? I2 इक्वल्स टू S12 माइनस V अपॉन R2। I2 की वैल्यू होगी बिल्कुल इसी प्रकार S12 माइनस V अपॉन R2। यहां भी हमने विभवांतर या टर्मिनल वोल्टा V ली है क्योंकि इस सेल के सिरों के मध्य विभवांतर कितना है? V। तो V का यूज करते हुए हमने I2 का मान प्राप्त कर लिया है। समांतर क्रम संयोजन में आप ध्यान रखना, धारा का विभाजन होता है, धारा शाखाओं में विभाजित होती है। तो इस प्रकार हमें I1 और I2 की वैल्यू चाहिए। तो इन समीकरणों से हमने जो I1 और I2 की वैल्यूज निकाली है वो समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रख लें। I इक्वल्स टू S11 माइनस V अपॉन R1 प्लस S12 माइनस V अपॉन R2। करेक्ट? ये वैल्यू हो गई S11 अपॉन R1, यहां भी S12 अपॉन R2। देखिए अगर आप इसको ब्रैकेट को इस तरह से लिख दें
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनका एलसीएम लेंगे तो वापस वही मान प्राप्त होगा। यहां भी एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। इसमें V अपॉन R1 V अपॉन R2 इन दोनों पदों से V को बाहर निकाल लेते हैं, इन दोनों को एक साथ लिख दें। एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 एप्सिलॉन 2 अपॉन R2। इस पद में और इस पद में माइनस V को वेरिएंस ले सकते हैं, माइनस V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R, ये वैल्यू हो गई I की। करेक्ट, ये समीकरण नंबर 4। क्लियर? तो यहां हमने परिपथ में धारा का जो मान है वो प्राप्त कर लिया है। अब अगर हम इसमें V का मान निकालें तो क्या होगा? यहां से अगर हम इस समीकरण से V का मान प्राप्त करें तो देखिए I इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 माइनस V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R। हमें चाहिए V, तो ये मान हमें प्राप्त होगा V 1 अपॉन R1 R2 इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1 R1 प्लस एप्सिलॉन 2 R2। इस पद को यहां लिख दें माइनस I। करेक्ट, हम मान निकालना चाह रहे हैं V का, तो V इक्वल्स टू, इसको अगर R1 R2 एलसीएम लें R2 प्लस R1 इक्वल्स टू, इसमें एलसीएम ले लें R1 R2 एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 माइनस I। इस पद को हम बाईं ओर लेकर आए और I को राइट साइड में लेकर आए, तो ये समीकरण प्राप्त हुई। यहां पर हमने इसका एलसीएम लिया, अब इस पद से इसको विभाजित कर देते हैं, क्योंकि यहां ये गुणा में है, तो इसको विभाजित करेंगे तो देखिए क्या मान प्राप्त होगा। V इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2। अब इस पद से इसको विभाजित करेंगे तो देखिए हमारे पास जो मान प्राप्त होगा उसको हम यहां लिख लेते हैं। यहां तक क्लियर है? V इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2। इसको विभाजित कर दें हम इससे R1 प्लस R2 या R2 प्लस R1, ये R1 R2 माइनस I, इसको विभाजित करेंगे तो यह आएगा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2। क्लियर है? यहां ये जो ब्रैकेट है V के गुणा में है, इसलिए इस पद को हम दाईं ओर लेकर जाएंगे तो हमें भाग देना होगा। तो R1 R2 कैंसिल आउट हो रहा है, इसको आप रिवर्स करके लिख सकते हैं। तो V इक्वल्स टू
Epsilon 1 R2 plus Epsilon 2 R1 divided by R1 plus R2 minus I R1 R2 upon R1 plus R2। इस प्रकार से हम V का मान प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, अगर इस संयोजन को किसी तुल्य प्रतिरोध से प्रतिस्थापित कर दें, तुल्य सेल से प्रतिस्थापित कर दें, इस संयोजन को एक ऐसे सेल से प्रतिस्थापित कर दें जिसका विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन EQ हो और आंतरिक प्रतिरोध REQ हो। एप्सिलॉन EQ REQ, ये प्रतिरोध, ये आई रहा है। यानी अगर ये परिपथ जहां हमने ये सेल लिया है, ये सेल उन दोनों का जो संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन, उस संयोजन को इससे प्रतिस्थापित कर दें तो परिपथ के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं हो, तो हम इसको तुल्य प्रतिरोध और तुल्य विद्युत वाहक बल मान सकते हैं, या तुल्य सेल इसे कह सकते हैं। अब इसके लिए V का मान, इस सेल के लिए V का मान क्या होगा? V इक्वल्स टू एप्सिलॉन EQ माइनस IR EQ। इसके सिरों पर विभवांतर V ही रहेगा क्योंकि R है, ये बिंदु तो वही है, संयोजन इसके मध्य में था, तो इसलिए इन दोनों के मध्य जो विभवांतर है वो V रहेगा। तो V इक्वल्स टू एप्सिलॉन EQ माइनस IR EQ। इसका आंतरिक प्रतिरोध है REQ, धारा है I, करेक्ट। अब ये दो इक्वेशंस हैं, ये भी V को व्यक्त कर रहे हैं और ये भी V को व्यक्त कर रहे हैं। इन दोनों की अगर हम तुलना करें तो एप्सिलॉन EQ माइनस IR EQ, इसकी अगर तुलना करें तो इनके दोनों के मान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इन दोनों समीकरणों की तुम तुलना करें, क्योंकि ये एनालिसिस किया है दो सेलों के लिए और ये है जिस सेल से हमने प्रतिस्थापित किया है उसके लिए, तुल्य सेल के लिए, तो दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों समीकरण सेम होने चाहिए। तो इसलिए इस पैटर्न में लिखी गई है। तो ये मान तो व्यक्त कर रहा है एप्सिलॉन EQ का और ये मान व्यक्त कर रहा है REQ का। तो दोनों समीकरणों की तुलना से एप्सिलॉन EQ इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। REQ का मान ये होगा REQ इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये है दो सेलों के समांतर क्रम संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल, और ये है दो सेलों के समांतर क्रम संयोजन का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, और यही हमें ज्ञान करना था। अगर मान लीजिए परिपथ में n सेल है तो यहां पर हम इसको R1 2 3 4 5 Rn के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखिए यहां पर अगर हम 1/RQ लिखें तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? देखिए ये वाली जो समीकरण हैं, अगर एग्जाम में पूछा जाए दो सेलों के समांतर क्रम संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल वह तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो आपको यहीं तक करना है। अब इसको आप विशेष परिस्थितियों के लिए जनरलाइज कर सकते हैं। अगर n सेल हो और इसमें आप धारा भी ज्ञात कर सकते हैं, धारा का मान क्या होगा? V इक्वल्स टू एप्सिलॉन EQ
माइनस आई आर ई क्यू। आपने ये दोनों पद ज्ञात कर लिए हैं, v हमें ज्ञात है तो i का मान प्राप्त कर सकते हैं। i इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई क्यू माइनस v अपॉन आर ई क्यू। परंतु अगर आपको v का मान नहीं दिया हो और प्रतिरोध का मान दिया हो, बाह्य प्रतिरोध, तो v बराबर आप लिखेंगे आई आर। तो यहां पर आई आर पुट कर दें, आई आर इक्वल्स टू ई क्यू माइनस आई आर ई क्यू। इसको इधर लाएं, आई आर प्लस आर ई क्यू इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई क्यू। यहां से आई की वैल्यू एप्सिलॉन ई क्यू अपॉन आर प्लस आर ई क्यू। देखिए अगर विभवांतर दिया है तो आप इस समीकरण से आई का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर केवल प्रतिरोध दिया है तो परिपथ में धारा का मान आप तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध से ज्ञात कर सकते हैं। यह विद्युत धारा ज्ञात करने का एक तरीका है। आर ई क्यू इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R। अब अगर हम इस समीकरण में इसका भाग ले लें तो क्या वैल्यू प्राप्त होगी? एप्सिलॉन ई क्यू में आर ई क्यू का भाग देने पर इक्वल्स टू देखिए एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R। ये एक पद इसमें इसको भाग दे रहे हैं, इसको आप रिवर्स करके लिख सकते हैं। ये अंश में जाएगा और ये हर में, तो R1 प्लस R2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर आप इसको लिखें इस तरह से एप्सिलॉन ई क्यू अपॉन आर ई क्यू इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 गुणा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो इस पद का मान देखिए क्या प्राप्त हुआ। एप्सिलॉन ई क्यू अपॉन आर ई क्यू इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1 R2 एप्सिलॉन 2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2 या एप्सिलॉन ई क्यू आर ई क्यू इक्वल्स टू, इस पद को इसके नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 1 R1, इस पद को इसके नीचे लिखें एप्सिलॉन 2 अपॉन R2, क्योंकि R1 से R1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां R2 से R2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये समीकरण हमें प्राप्त है, यानी तुल्य विद्युत वाहक बल तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का अनुपात सभी सेलों का, ये जो अनुपात है उनके योग के तुल्य होता है। करेक्ट? अब हम देखें आर ई क्यू, इसको आप लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिखें 1 अपॉन आर क्यू इक्वल्स टू होगा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2। अगर हम 1 अपॉन आर ई क्यू लिखें तो ये R1 R2 नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा। इसको क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R। तो 1 अपॉन आर ई क्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, यानी तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी सेलों के
आंतरिक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर। करेक्ट। अब अगर हम यहां पर n सेलों की बात करें तो क्या होगा, 1/r³ क्या लिखेंगे n सेलों के लिए, वन अपॉन Req 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/rn, और इसके लिए एप्सिलॉन Eq अपॉन Req ये माना जाएगा एप्सिलॉन 1/r1 प्लस एप्सिलॉन 2/r2 प्लस एप्सिलॉन n/rn। इस प्रकार से n सेलों के लिए हम ये समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हम विशेष परिस्थितियां डिस्कस कर रहे हैं। अब यदि हम बात करें एक विशेष परिस्थिति लें, विशेष स्थिति कि हम दो सेल जो ले रहे हैं उनमें दोनों के विद्युतवाहक बल समान है और दोनों के आंतरिक प्रतिरोध समान है, यानी कि एप्सिलॉन 1 इक्वल्स टू एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू एप्सिलॉन r1 इक्वल्स टू r2 इक्वल्स टू r है। तो उस केस में इनके मान क्या होंगे, देखिए एप्सिलॉन Eq इक्वल्स टू एप्सिलॉन r प्लस एप्सिलॉन r डिवाइडेड बाई r प्लस ये 2 एप्सिलॉन r डिवाइडेड बाई 2r, 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, तो एप्सिलॉन Eq इक्वल्स टू एप्सिलॉन। तुल्य विद्युतवाहक बल समान रहेगा। अगर दो समान सेल लिए हैं और वो समांतर क्रम में हैं तो जो तुल्य विद्युतवाहक बल अपरिवर्तित रहता है, चाहे n सेल भी क्यों ना हो। अगर हमारे पास n सेल हैं जो समान हैं, समान विद्युतवाहक बल है सभी का और समान आंतरिक प्रतिरोध है, तो उस स्थिति में विद्युतवाहक बल का मान अपरिवर्तित रहता है। अब यहां पर क्वेश्चन बन सकता है, सिद्ध कीजिए कि n समान सेलों को समांतर क्रम में संयोजित करने पर उनका तुल्य विद्युतवाहक बल अपरिवर्तित रहता है, सिद्ध कीजिए। तो हम इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। हमारे पास अगर n सेल भी हैं तो यही रिजल्ट प्राप्त होता है। और Req का मान क्या होगा इस स्थिति में, Req इक्वल्स टू r गुणा r डिवाइड बाई r प्लस r स्क्वायर डिवाइड बाई 2r, r से r कैंसिल, r बाई 2, Req इक्वल्स टू r बाई, यानी तुल्य प्रतिरोध हाफ हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर n सेल है तो यहां n हो जाएगा। करेक्ट। तो ये था सेलों का समांतर क्रम संयोजन, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमने जानी कि इस क्रम में तुल्य विद्युतवाहक बल का मान अपरिवर्तित रहता है। करेक्ट। और हमने श्रेणी क्रम संयोजन में देखा था तुल्य विद्युतवाहक बल सभी सेलों के विद्युतवाहक बलों के योग के तुल्य होता है, वो श्रेणी क्रम संयोजन था। और समांतर क्रम संयोजन में हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। और दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। सेलों का जो संयोजन है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। केवल स्मॉल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। बस एक इक्वेशन आपको याद रखनी है, V इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस IR। V टर्मिनल वोल्ट था, एप्सिलॉन विद्युतवाहक बल, I विद्युत धारा और स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध। तो होपफुली ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। चैप्टर 5 में लास्ट छोटे से टॉपिक्स बचे हैं, उसको हम एक वीडियो में फिनिश करेंगे। ओके, थैंक यू।